हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग? तो हम लोग आज इस वीडियो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का जो गोधुली हिंदी है उसका चैप्टर नंबर 9। इससे पहले मैंने चैप्टर 8 तक पढ़ा दिया, सारा ऑब्जेक्टिव सारा सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो इस वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड ये चैप्टर जो है एक ललित रचना भी है, इसको ललित रचना भी कह सकते हैं। और इसको यानी कि चैप्टर जो गधा चैप्टर का जो बोलते हैं ना, क्या इसकी विद्या क्या है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो है क्या ललित रचना है। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ने वाले हैं इसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। इसके लिखने वाले का नाम याद कीजिएगा, क्या नाम है इसका लिखने का नाम है अशोक वाजपेयी नाम है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे उसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है ना। आविनियो क्या है भाई? एक साक्षात्कार है, कहानी, ललित रचना, निबंध। तो आपको पता चल गया आविनियो एक ललित रचना है। ओके, फास्ट करते हैं हम लोग। आविनियो में क्या था? रूस की राजधानी, पोप की राजधानी, फ्रांस की राजधानी, इटली की राजधानी। तो आविनियो में जो है पोप की राजधानी थी। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कार्थुसियन ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है किस पर? मारपीट में, झगड़ा में, फंसाने में या मौन में। तो जो ईसाई लोग होते हैं ना वो मौन जो ईसाई लोग जो संप्रदाय होते हैं ना वो मौन में विश्वास रखते हैं, मौन में। जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है? क्या होता है मतलब जीर्णोद्वार का मतलब क्या होता है? पुराने को नया करना, पुराने को दबा देना, नए को मिटाना, पुराने को बेचना। तो जीर्णोद्वार का मतलब पुराने को नया करना, ठीक है ना। पुराने चीज को नया करना वो जीर्णोद्वार का अर्थ होता है, ठीक है ना। तो समझ आ गया? 4 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या बोलता है। थोड़ी सी जगह की रचना किसकी रचना है? देखिए अशोक वाजपेयी या जितने सारे राइटर का नाम आपकी किताब में दिया हुआ है, इन सभी राइटर ने आपकी किताबों में बहुत सारे अपने रचनाओं का वर्णन किया है, ठीक है ना। तो रचना वाला जो सवाल पूछता है ना वो थोड़ा टफ क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कितने सारे कवि हैं और राइटर हैं, उनका रचना का नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ कुछ जो पूछा गया एग्जाम में, जो एग्जाम में VVI क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, उनको तो कम से कम याद कर सकते हैं। तो अशोक वाजपेयी, अब देखिए अभी तो हम लोग अशोक वाजपेयी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जितनी सारी रचनाएं आएंगी ज्यादा करके अशोक वाजपेयी के ही होंगे, है ना जी। आगे प्रतीक्षा करता है पत्थर किसकी रचना है? तो ये जो है ये भी अशोक वाजपेयी का है, ठीक है ना। प्रतीक्षा करता है पत्थर। फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह जो है हर वर्ष कहाँ होता था? हर वर्ष आविनियम होता था। फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह जो कहाँ होता था? आविनियम में होता था। आगे है आविनियो फ्रांस का क्या है? तो आविनियो जो है फ्रांस का एक मुख्य कला केंद्र है। क्या है? मुख्य कला केंद्र, वहां कला दिखाया जाता है, ठीक है ना, मुख्य कला केंद्र। ऑप्शन ए। आविनियो कहाँ स्थित है? तो आविनियो जो है वो दक्षिणी फ्रांस में है। ओके, आविनियो कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा, दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है रोम नदी कहाँ है जी? इटली में, जर्मनी में, रूस में, फ्रांस में। तो रोम नदी जो है दक्षिणी फ्रांस में, ठीक है ना। आविनियो भी दक्षिणी फ्रांस में है और रोम नदी भी दक्षिणी फ्रांस में है, ठीक है ना। ऐसे इसका जो रोम नदी के बारे में जो सवाल पूछा था, कभी कभी इसका तो इटली में भी देता है ना। तो एक बार आप कहानी को यानी कि जो चैप्टर है यानी कि जो ललित रचना है इसको एक बार पढ़िएगा तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा और ऑब्जेक्टिव रटने उठने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। दक्षिणी फ्रांस, रोम नदी कहीं कहीं रोन नदी लिखता है, रोन, यहाँ पे रोम लिख दे ना, कहीं कहीं लिखता है रोन नदी, ठीक है ना। तो दक्षिणी फ्रांस हमारा सही आंसर होगा, ठीक है ना। ओके, ऑप्शन नंबर डी होगा दक्षिणी फ्रांस। इटली नहीं होगा, दक्षिणी फ्रांस होगा। कहीं कहीं गाइड में इटली फिटली आंसर देता दे, तो आपको किताब को देख के ध्यान से देखना है, ठीक है ना। आविनियो के रचनाकार कौन है? तो पता चल गया अशोक वाजपेयी जो है आविनियो के रचनाकार है। आगे विलेनव विला आविनियो का अर्थ क्या होता है? आविनियो का नया आदमी, आविनियो का नया घर, नया गांव, आविनियो की नदी, आविनियो की पर्वत। आविनियो का नया गांव, विलेनव ला आविनियो। ला शत्रुज का मतलब क्या होता है? इमारत, पर्वत, ईसाई मठ, मेरा शत्रु। ला शत्रुज का मतलब होता है ईसाई मठ। क्या होता है? ईसाई मठ। आगे आंध्र बेंत्रा क्या है? कवि, कथाकार, रंगकर्मी, रंग संगीतकार। तो ये कवि का नाम है, ठीक है ना, आंध्र बेंत्रा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। प्रगतिशील साहित्य का संबंध क्या है? प्रगतिशील साहित्य का संबंध बौद्ध दर्शन से या वेदांत दर्शन से या मार्क्स के विचारों से, इनमें से कोई नहीं। तो याद कीजिएगा प्रगतिशील साहित्य का दर्शन जो है वो वेदांत दर्शन से है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं जारशाही में था। तो ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया जारशाही में क्या था? सोवियत संघ। जारशाही कहाँ थी? सोवियत संघ रूस में थी जारशाही, ऑप्शन ए।
आंद्रेबेत्रा, रेनेशा और पॉल एलुआर ने एवेन्यू में संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? तो एक बात तो पता चल रहा है कि आंद्रेबेत्रा, रेनेशा, पॉल एलुआर ये सब कवि है, और ये तीनों मिलकर जो है ना टोटल जो है 30 कविताओं की रचना की थी, 30। अशोक वाजपेयी ला सतलुज में कितने दिन तक रहे? तो अशोक वाजपेयी ला सतलुज मतलब क्या होता है? ईसाई मठ में 19 दिन तक रहे, और वहीं रहकर जो है 35 कविताएं, है ना जी, 35 कविताएं और 27 जो है गद्य का रचना की थी। ये सवाल पूछता है, आगे सवाल भी होगा। अभिनयो पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो देखिए इसमें तो ललित रचना नहीं दिया है, जो कि ऑप्शन गलत है, ललित रचना। अगर ऑप्शन यही चारों दे दे तो आप क्या टिकट लगा सकते हो? फिर यात्रा वृत्तांत टिकट लगा सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर में जो अशोक वाजपेयी है वो यात्रा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा रहा तो, लेकिन ये कंफर्म है ललित रचना है। पिकासो क्या है? पाब्लो पिकासो, उसका पूरा नाम है पाब्लो पिकासो। ओके, ये एक क्या बोलते हैं, एक चित्रकार है, ऑप्शन नंबर बी। आगे, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। 16 जनवरी 1941 को, ठीक है ना। 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का छत्तीसगढ़ में जन्म होता है जी, ठीक है ना। 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था दुर्ग, छत्तीसगढ़ में, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी कविताएं लिखी? तो अशोक वाजपेयी ने पूरा मिला देखा जाए तो 35 कविताएं और 27 जो है गद्य लिखे, है ना। तो ऑप्शन क्या हो गया? 23 का ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं क्या बोलता है आगे सवाल। ला मदामुलेज द एवेन्यू किसकी कृति है? ला मदामुलेज द एवेन्यू, इसके लिखने वाले कौन है? तो पिकासो, पाब्लो पिकासो कृति है, मतलब किसके द्वारा रचा गया। ला सतलुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक रहा? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति, यानी कि फ्रांस की क्रांति तक, 14वीं सदी से फ्रांस की क्रांति तक। ओके, 35 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो 27 गद्य लिखा था और 30 जो है कविताओं की रचना की थी। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र क्या आ रहा है? तो एवेन्यू रहा है। ओके, आगे सवाल देखते क्या बोलता है। एवेन्यू दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा है, तो ये तो आपको पता ही है, तो ये तो ईसाई मठ रहा है ना। आगे है पाब्लो पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक कौन है? तो इसका जो प्रसिद्ध रचना है द मलामुलेज द एवेन्यू, पाब्लो पिकासो का ये जो है प्रसिद्ध रचना का। अशोक वाजपेयी के रचनात्मक कृति कौन है? तो ये अशोक की नदी के किनारे नदी है, प्रतीक्षा करता है पत्थर, ये दोनों अशोक वाजपेयी के लिखा हुआ है। इनमें से किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है? तो देखिए जो पहचान है ना, पहचान, इसका जो है रचना किया था अशोक वाजपेयी ने। तो अशोक वाजपेयी के बहुत सारे रचना किताब में दिया हुआ, आपकी किताब में, लेकिन सबको याद रखना इंपॉर्टेंट, मतलब सबको याद रखना इम्पॉसिबल है प्यारे। ये सवाल बड़ा हार्ड बन जाता है, जब भी रचना सवाल करता हूँ तो हार्ड बन जाता है, लेकिन जो सवाल पूछा गया एग्जाम में वो तो आप कम से कम उतना पढ़ सकते हैं, 2-3 रचना याद रख सकते हैं जो हाईलाइटेड है। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के फ्रांस सरकार द्वारा एक पुरस्कार दिया गया था, किस कृति पर? उन्होंने लिखा था ऑफिसर ऑफ द आवर ऑफ क्लास, ऑफ यहाँ पे होगा आवर ऑफ क्लास, ऑफ क्रॉस, है ना, ये क्रॉस, ठीक है, ऑप्शन नंबर। अब देखिए कुछ यहाँ पे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, दोनों का सेम आंसर होगा। एवेन्यू, ये सवाल है कि एवेन्यू में प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कब और कैसे समारोह होता है? तो एवेन्यू मध्ययुगीन ईसाई मठ है या दक्षिणी फ्रांस के एवेन्यू में है? देखिए जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते हो ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यूं ही याद हो जाएगा यार। तो दक्षिणी फ्रांस में अवस्थित है। एवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। सब्जेक्टिव आया, ऑब्जेक्टिव पूछा है ना कि एवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख क्या था? कला केंद्र था। यहाँ गर्मियों में फ्रांस और यूरोप के एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह प्रतिवर्ष होता है। नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है? या एवेन्यू पाठ के लेखक को नदी तट पर किसकी याद आती है? नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है, विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है, क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते कि वे स्वयं नदी हो गए। इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने नदी
चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। आगे, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव हुआ है? नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल पत्थर है, जल स्थिर है और तट तट ही बह रहा, उल्टा जल रुका हुआ है और तट बह रहा। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं। नदी के पास रहने से लगता है कि सोए नदी हो गए। बिल्कुल सोए में नदी की झलक दिखते हैं। बिल्कुल आप जब नदी के किनारे बैठते हो तो आपके अक्स से जो है आपकी छाया जो है नदी में दिखेगी और लगे कि हम नदी में जो स्थिर है और बाकी जो तट है, जो किनारे, जो उसका बांध बना हुआ वो लगता बह रहा। किसके पास तटस्थ पर रहना संभव नहीं हो पाता? क्यों? नदी किनारे और कविताओं के पास तटस्थ रहना संभव नहीं हो पाता। नदी के किनारे और कविताओं के पास रहना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि दोनों की अभिभूति से बची नहीं जा सकती। नदी और कविता में हम बरबस ही शामिल हो सकते हैं। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी निश्चरता का अत्यंत से अभिषेक करती। तो ये सवाल पूछा जाएगा, आप इन सवाल को देख लीजिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड हर सवाल को पढ़कर इम्पोर्टेंट बताना तो इम्पॉसिबल है। अब देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे आ गया। ये तो सारांश लिखने के लिए आता है, तो सारांश आप लोग जरूर लिखिएगा। एंड सारांश लिखिएगा नहीं तो कम से कम एक बार पढ़ लीजिएगा। तो सारांश पढ़िएगा ना तो बहुत बातें आपके दिमाग में आएगी और आप लिख पाइएगा। ठीक, तो सबसे पहली बात तो आपको पढ़ना है, तभी तो, बिना पढ़े तो आप लिख नहीं पाइएगा। पढ़ना बहुत जरूरी है ना। तो एक बार पढ़िएगा जरूर, तभी आप इसको लिख पाएंगे। ये भी देखो लॉन्ग, इसमें 2 सवाल आ गया। किस सिलसिले में गए थे लेखक? एवेन्यू किस सिलसिले में गए थे और उन्होंने क्या देखा? तो दोनों आंसर हो गया। ला सतलुज क्या है और वहाँ क्या, कहाँ अवस्थित है? आजकल उसको क्या उपयोग हो रहा है? भाई साहब इसको पढ़िए, पता चलेगा। नदी और कविता में लेखक क्या समानता मानता है? हाँ ठीक है ना, तो ये हो गया। तो आपका ये लॉन्ग सवाल भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया। फिलहाल इस वीडियो को लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।